मैली कुचैली साड़ी पहनी एक बूढ़ी औरत डॉक्टर से अपनी पोती की इलाज की भीख मांगती रही। घमंडी डॉक्टर ने उसे धक्के मारकर बाहर फिकवा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस बूढ़ी औरत की असली पहचान सामने आई तो पूरे अस्पताल के स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आज की कहानी अहंकार के उस शिखर की है जहां इंसान अपनी मानवता खो बैठता है, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सुरमा भी मिट्टी में मिल जाते हैं। काशीपुर का सरकारी महाराजा अस्पताल पूरे जिले में मशहूर था। कहने को तो यह गरीबों के इलाज के लिए बना था, लेकिन यहाँ की असली हकीकत कुछ और ही थी। अस्पताल की बड़ी बड़ी इमारतों को तो चकाचक थी, लेकिन उसके अंदर चल रहा था भ्रष्टाचार का काला खेल। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था अस्पताल का मुख्य सर्जन डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर विक्रम अपने हुनर से ज्यादा अपने घमंड के लिए जाना जाता था। उसकी नजर में गरीब मरीज इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े थे। वह अक्सर अपने जूनियर डॉक्टर से कहता, अरे इन गरीबों का क्या है, ये तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। हमारा वक्त कीमती है, इसे अमीरों पर खर्च करो जो हमारी फीस दे सके। एक तपती दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, अस्पताल के गेट पर एक रिक्शा आकर रुका। उस रिक्शे से एक बूढ़ी औरत उतरी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल एकदम सफेद और बिखरे हुए थे, और उसने एक बेहद पुरानी जगह जगह से फटी हुई सूती साड़ी पहन रखी थी। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी। उसकी गोद में 7-8 साल की एक बच्ची थी जो बुखार से तप रही थी और बेहोशी की हालत में थी। उस बूढ़ी अम्मा का नाम था सावित्री देवी। सावित्री देवी हाफते हुए ओपीडी के काउंटर पर पहुंची। वहां लंबी लाइन लगी थी, लेकिन बच्ची की हालत देखकर उसने रहा नहीं गया। वह कतार तोड़कर आगे बढ़ी और काउंटर पर बैठे बाबू के हाथ जोड़कर बोली, बेटा मेरी गुड़िया बहुत बीमार है, इसे देख लो, सांस नहीं ले पा रही है। बाबू ने पान चबाते हुए बिना उनकी तरफ देखे कहा, अरे ओ बुढ़िया, दिखाई नहीं देता लाइन लगी है, पीछे जा, जब नंबर आएगा तब आना। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, बेटा तब तक तो मेरी बच्ची मर जाएगी, इसे इमरजेंसी में भर्ती कर लो। तभी वहां से डॉक्टर विक्रम सिंह अपने 4-5 जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों के साथ गुजरे। उनकी वर्दी एकदम कड़क थी, गले में महंगा स्टेथोस्कोप और आंखों पर काला चश्मा। डॉक्टर विक्रम को देखते ही वह बाबू अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सावित्री देवी ने सोचा कि शायद बड़े डॉक्टर साहब उनकी मदद करेंगे। वह दौड़कर डॉक्टर विक्रम के कदमों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, आप भगवान हो, मेरी पोती को बचा लो, इसे बहुत तेज बुखार है, कोई इसे देख नहीं रहा। सावित्री देवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। डॉक्टर विक्रम ने बड़ी नफरत से अपने जूतों को पीछे खींचा, जैसे किसी गंदगी ने उन्हें छू लिया हो। उन्होंने अपनी नाक पर रुमाल रखा और गुस्से में बोले, ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गए, किसने घुसने दिया इन भिखारियों को अंदर? अस्पताल है या धर्मशाला, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। सावित्री देवी ने अपना आंचल फैला लिया। साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं गांव से आई हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, आप बस इलाज शुरू कर दीजिए। उन्होंने अपनी कमर में बंधे कपड़े की पोटली से कुछ मुड़े तुड़े 100-100 के नोट निकाले। डॉक्टर विक्रम ने उन नोटों को देखकर ठहाका लगाया, अरे ओ माई, ये चिल्लर अपनी कफन के लिए रख, यहाँ इलाज मशीनों से होता है, तेरे इन चंद रुपयों से तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आएगा, ले जा इसे, और हाँ खबरदार जो मेरे रास्ते में दोबारा आई। इतना कहकर डॉक्टर विक्रम ने सावित्री देवी के हाथ को झटक दिया। वह बेचारी बूढ़ी औरत फर्श पर गिर पड़ी। बच्ची उनकी गोद से छिटक कर दूर जा गिरी। बच्ची के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। अस्पताल के गलियारे में खड़े सैकड़ों लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर विक्रम के खौफ से किसी ने कुछ नहीं बोला। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अपने पोती को उठाया। उनकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। वह चुपचाप उठी और एक कोने में लगी बेंच पर बैठ गई। उन्होंने अपनी साड़ी से पोती का पसीना पोंछा। दोस्तों, कहानी में अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। डॉक्टर विक्रम, जिसे एक मामूली बुढ़िया समझ रहा था, वो असल में कौन थी, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर विक्रम अपने केबिन में जाकर एसी की हवा में बैठ गए और अपने दोस्तों से फोन पर शाम की पार्टी की बातें करने लगे। बाहर सावित्री देवी अभी भी बैठी थी। उनकी पोती की सांसें अब उखड़ने लगी थी। तभी वहां एक युवा वार्ड बॉय जिसका नाम राजू था आया। राजू ने छुपकर सावित्री देवी को पानी की बोतल दी और धीरे से बोला, माँ जी, आप यहाँ बैठी रहोगी तो ये लोग इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब का मूड आज खराब है, आप किसी और छोटे अस्पताल में चले जाओ। सावित्री देवी ने पानी का घूंट भरा और राजू की आंखों में देखकर एक सवाल पूछा, जिसका वजन बहुत भारी था। बेटा, क्या इस अस्पताल में ईंट पत्थर की दीवारें ही पक्की हैं? क्या इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है? क्या यहाँ कोई बड़ा अधिकारी दौरे पर नहीं आता? राजू ने डरते हुए इधर उधर देखा और बोला, अरे माँ जी, बड़े अधिकारी तो आते हैं, लेकिन सब डॉक्टर साहब के दोस्त हैं, सबको लिफाफा पहुंच जाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी पुरानी पोटली में से एक छोटा सा पुराने जमाने का कीपैड वाला मोबाइल निकाला। उन्होंने एक नंबर डायल किया। उधर से फोन उठते ही सावित्री देवी की आवाज बदल गई। वह गिड़गिड़ाहट गायब हो गई और एक कड़क आदेशात्मक स्वर गूंज उठा, हेलो एसपी साहब, मैं महाराज अस्पताल के ओपीडी वार्ड में हूँ। जी हाँ, लोकेशन ट्रेस कीजिए और तुरंत फोर्स भेजिए। और हाँ, डीएम साहब को भी कहिएगा कि उनके जिले का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत है। राजू यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। एक मामूली सी दिखने वाली बुढ़िया एसपी और डीएम से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उनके बच्चे हो। राजू को लगा शायद बुढ़िया सदमे में पागल हो गई है। लेकिन तभी महज 10 मिनट के अंदर अस्पताल के बाहर सायरनों की ऐसी गूंज सुनाई दी कि पूरा शहर हिल गया। एक दो नहीं बल्कि
10 पुलिस की गाड़ी और 3 काली एम्बेसडर कार अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के जवान धड़ाधड़ उतरे और उन्होंने पूरे अस्पताल को घेर लिया। डॉक्टर विक्रम अपने केबिन में चाय पी रहे थे। सायरन की आवाज़ सुनकर वह घबरा कर बाहर निकले। ये क्या हो रहा है? मंत्री जी आने वाले हैं क्या? उन्होंने अपनी नर्स से पूछा। तभी सामने से जिले के कलेक्टर, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी दौड़ते हुए अंदर आए। उनके पीछे भारी पुलिस बल था। डॉक्टर विक्रम ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए हाथ जोड़ा। अरे सर, स्वागत है, स्वागत है। आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। मैं तो चाय। लेकिन डीएम साहब ने डॉक्टर विक्रम की तरफ देखा भी नहीं और सीधे उस कोने की तरफ भागे जहां सावित्री देवी अपनी पोती की गोद में लिए बैठी थी। वहां का नजारा देखकर डॉक्टर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम साहब उस भिखारी बुढ़िया के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मैम, माफ कर दीजिए, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। आपकी पोती की हालत कैसी है? एसपी साहब ने तुरंत इशारा किया और सिविल सर्जन को डांट लगाई। खड़े क्या हो, स्ट्रेचर लाओ, वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू करो अभी के अभी। डॉक्टर विक्रम के पैरों तले से जमीन सरक गई। उसका हलक सूख गया। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। सर सर, ये कौन है? ये तो एक पागल बुढ़िया है जो सुबह से। तभी सावित्री देवी अपनी जगह से उठी। अब उनकी चाल में कोई कमजोरी नहीं थी। उन्होंने अपनी वह फटी हुई साल हटाई। उनके चेहरे पर तेज देखकर अब किसी को उनकी साड़ी की गंदगी नहीं दिख रही थी। डीएम साहब ने डॉक्टर विक्रम की ओर गुस्से से देखते हुए परिचय दिया। डॉक्टर साहब, अपनी जुबान को लगाम दो। ये पागल बुढ़िया नहीं, ये प्रदेश की नई स्वास्थ्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती सावित्री राणे हैं। ये गुप्त दौरे पर आई थी ताकि तुम जैसे भ्रष्ट डॉक्टरों को असलियत अपनी आंखों से देख सके। यह सुनते ही पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके कान के नीचे जोरदार तमाचा मारा हो। स्वास्थ्य सचिव यानी वह अफसर जो पूरे राज्य के डॉक्टरों की तकदीर का फैसला करती है, वह जिनके एक हस्ताक्षर से उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। सावित्री देवी धीरे धीरे डॉक्टर विक्रम के पास आई। डॉक्टर विक्रम पसीने से नहा चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस। सावित्री देवी ने उसे हाथ के इशारे से चुप कराया। उनकी आवाज में गजब की शांति थी, लेकिन वह शांति तूफान से पहले वाली थी। गलती? इसे तुम गलती कहते हो डॉक्टर? सावित्री देवी ने पूरे हॉल में गूंजती आवाज में कहा। तुमने मुझे इसलिए धक्के मारे क्योंकि मेरे कपड़े गंदे थे। तुमने एक मरती हुई बच्ची को इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसकी दादी के पास तुम्हें देने के लिए घूस नहीं थी। अगर आज मैं स्वास्थ्य सचिव ना होती तो क्या मेरी पोती को न्याय मिलता? क्या उस कोने में पड़े उस मरीज को न्याय मिलता जिसे तुम कल से टाल रहे हो? डॉक्टर विक्रम अब गिड़गिड़ा रहा था। उसके आंसू बह रहे थे। मैम, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे हैं, मुझ पर रहम कीजिए। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रहम? जब मैंने तुमसे रहम की भीख मांगी थी तब तुम्हारा रहम कहाँ गया था? एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन तुम कसाई से भी बदतर हो। तुम इलाज नहीं, व्यापार कर रहे हो। दोस्तों, आगे सावित्री देवी ने डॉक्टर विक्रम को क्या सजा दी है जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। यह हमारी ताकत को बढ़ाता है। साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सावित्री देवी ने डीएम की ओर मुड़कर तुरंत आदेश दिया। डीएम साहब, अभी और इसी वक्त इस आदमी को सस्पेंड कीजिए और सिर्फ सस्पेंड नहीं, इसके खिलाफ लापरवाही से हत्या के प्रयास और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कीजिए। इसका मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाए और हाँ, इसकी जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक शहर में चल रही है उनकी जांच करवाकर सील कीजिए। फिर वह अस्पताल के बाकी स्टाफ की तरफ मुड़ी जो डर के मारे कांप रहे थे। और आप सब जिन्होंने ये तमाशा देखा और चुप रहे, आप सब भी उतने ही दोषी हैं। आज से इस अस्पताल में हर मरीज का इलाज मुफ्त होगा और अगर मुझे एक भी शिकायत मिली तो पूरा स्टाफ बदल दिया जाएगा। याद रखना, मैं एसी कमरों में बैठने वाली अफसर नहीं हूं। तुरंत पुलिस ने डॉक्टर विक्रम को हथकड़ी पहना दी। जिस डॉक्टर को अपने रुतबे और वर्दी पर इतना घमंड था, आज उसे एक अपराधी की तरह पूरे अस्पताल के सामने घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। मरीज और उनके तीमारदार जो बरसों से उसके जुल्म सह रहे थे, आज उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्हें लग रहा था कि आज भगवान ने सच में अवतार लिया है। सावित्री देवी ने फिर राजू वार्ड बॉय को पास बुलाया। राजू डरा हुआ था। सावित्री देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। डरो मत बेटा, जब सब तमाशा देख रहे थे तब तुमने मुझे पानी पिलाया और सही रास्ता दिखाया। इस अस्पताल को तुम जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। उन्होंने डीएम से कहकर राजू को उसी वक्त अस्पताल का हेड सुपरवाइजर बनाने का आदेश दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। राजू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने झुककर सावित्री देवी के पैर छुए। सावित्री देवी की पोती का इलाज शुरू हुआ और बेहतरीन डॉक्टरों की टीम ने उसे कुछ ही घंटों में खतरे से बाहर कर दिया। जाते समय सावित्री देवी ने अस्पताल के गेट पर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, मरीज की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके दर्द से होती है। दोस्तों, उस दिन महाराजा अस्पताल हमेशा के लिए बदल गया। डॉक्टर विक्रम का घमंड चकनाचूर हो गया और वह जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भुगतने लगा। सावित्री देवी ने साबित कर दिया कि पद और पावर का असली इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए होना चाहिए। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की वेशभूषा देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाओ। वक्त और रुतबा कभी भी बदल सकता है। जो इंसान घमंड में चूर होकर कमजोरों को सताता है, ईश्वर उसे ऐसी सजा देता है कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। असली बड़प्पन ऊंचे पद में नहीं बल्कि ऊंचे विचारों और दयालु स्वभाव में होता है। अगर आपको इस कहानी ने भावुक कर दिया हो और अगर आपको लगता है कि समाज में सावित्री देवी जैसी निडर और ईमानदार अफसर
सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।